14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे। पूरा देश प्यार में डूबा था और कश्मीर की उस सड़क पर मौत दौड़ रही थी। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के 78 वाहनों का एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। 2500 से ज्यादा जवान थके हुए लेकिन ड्यूटी पर तैनात। अचानक एक सफेद मारुति इको गाड़ी काफिले की तरफ बढ़ी और फिर एक धमाका, इतना भयानक, इतना विनाशकारी कि पूरा देश हिल गया। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए एक ही पल में। लेकिन आज का सवाल यह नहीं है कि हमला किसने किया। आज का सवाल यह है, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्योंकि जो जानकारी अब सामने आई है वो रूह कंपा देती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले से पहले खतरे की चेतावनी मिली थी। रुकिए, एक बार फिर सुनिए। चेतावनी मिली थी पहले से, तो फिर 40 जवान क्यों शहीद हुए? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक ढंग से नहीं दिया गया। यही वो सवाल है जिसे मीडिया ने जोश में दफन कर दिया। और यही वो सवाल है जो हर उस परिवार के दिल में आज भी जल रहा है जिसने अपना बेटा, अपना भाई, अपना पिता खोया। आज हम उस सवाल का पीछा करेंगे, बिना रुके, बिना डरे। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। पुलवामा जम्मू कश्मीर का एक जिला, अवंतीपोरा के पास। यह इलाका पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता था। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन इस इलाके में सक्रिय था और इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह पता था। लेकिन 14 फरवरी को जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक कार बम हमला था। एक सुसाइड बॉम्बर था आदिल अहमद डार, जो खुद उस गाड़ी में 300 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स लेकर बैठा था। अब सोचिए, 300 किलोग्राम आरडीएक्स, यह अचानक कहीं से नहीं आया। इसे इकट्ठा करने में समय लगा, इसे तैयार करने में समय लगा और इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करने में महीनों लगे। तो क्या भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतने बड़े ऑपरेशन को भांप नहीं सकती थी? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। फरवरी 2019 से कुछ हफ्ते पहले भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को संकेत मिल रहे थे। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। खासकर सीआरपीएफ के काफिलों को निशाना बनाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस, द वायर और कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में बाद में यह सामने आया कि हमले से कुछ हफ्ते पहले सीआरपीएफ को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। इसमें कहा गया था कि हाईवे पर काफिले को वाहन जनित बम से निशाना बनाया जा सकता है। यह कोई अस्पष्ट चेतावनी नहीं थी, यह एक स्पेसिफिक थ्रेट था। वीबीआईडी, व्हीकल बोरन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और यह चेतावनी सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों तक पहुंची भी थी। तो फिर काफिले को क्यों नहीं रोका गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ और परतें उठानी होंगी। पहली परत, काफिले की प्लानिंग। 14 फरवरी को यह काफिला इतना बड़ा क्यों था? 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान, एक ही सड़क पर, एक ही समय पर। यह एक बेहद आसान टारगेट था। सुरक्षा विशेषज्ञ पहले से कहते आए हैं, इतने बड़े काफिले एक साथ नहीं भेजे जाने चाहिए। उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में भेजा जाना चाहिए, अलग अलग समय पर, अलग अलग रास्तों से। यह बेसिक काउंटर इंसर्जेंसी प्रोटोकॉल है। लेकिन उस दिन यह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। क्यों? दूसरी परत, एयर इवैक्यूएशन का ऑप्शन। जब जमीनी रास्ता खतरनाक हो तो जवानों को हवाई मार्ग से ट्रांसफर किया जा सकता है। आईएएफ के एयरक्राफ्ट इस काम के लिए अवेलेबल थे। सीआरपीएफ ने एयरफोर्स से अनुरोध किया था कि 2500 जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया जाए, लेकिन वह रिक्वेस्ट ठंडे बस्ते में चली गई। रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। एयरफोर्स ने कुछ लॉजिस्टिकल कारण बताए और अंत में जवान उसी हाईवे पर निकल पड़े जिस हाईवे पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील बिंदु पर। हमले के बाद एक आरटीआई दायर की गई और उसके जवाब में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सीआरपीएफ ने माना कि उन्हें पहले से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, लेकिन यह भी कहा गया कि वह इनपुट नॉन स्पेसिफिक था, यानी इतना सटीक नहीं था कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन कई पत्रकारों और सिक्योरिटी एनालिस्ट ने इस बात को चुनौती दी। वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाया, अगर खतरे की चेतावनी थी तो कम से कम काफिले की टाइमिंग और रूट बदली जा सकती थी। अगर एयर इवैक्यूएशन नहीं हो सकती थी तो काफिले को कुछ दिन के लिए रोका जा सकता था। अगर इतना भी नहीं तो काफिले के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों को क्यों नहीं तैनात किया गया? इनमें से एक भी कदम नहीं उठाया गया और 40 जवान शहीद हो गए। यह समझना जरूरी है कि भारत में सीआरपीएफ के काफिलों की मूवमेंट एक जटिल कमांड सिस्टम के तहत होती है, जिसमें राज्य सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एएमएचए, सीआरपीएफ का शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां शामिल होती हैं। जब कोई इंटेलिजेंस इनपुट आता है तो वह कई स्तरों से होकर गुजरता है। हर स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, प्राथमिकता तय होती है और कई बार फाइलें आगे बढ़ने में रुक भी
जाती हैं। पुलवामा हमले के संदर्भ में यही सवाल उठता है कि क्या कहीं कोई जानकारी अटक गई थी? क्या उसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया? या फिर सबसे चिंताजनक संभावना, क्या किसी स्तर पर जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया गया? इन सवालों के जवाब आज तक किसी भी आधिकारिक जांच रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। हमले के बाद देश भर में गुस्सा था और वह स्वाभाविक भी था, लेकिन उस गुस्से को पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, देशभक्ति की लहर उठी और चुनाव नजदीक थे। इस शोर शराबे में सबसे अहम सवाल दब गया, हमारी अपनी चूक क्या थी? क्योंकि दुश्मन तो हमेशा हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हमारा सिस्टम मजबूत होता तो शायद उस हमले को रोका जा सकता था। अब उन 40 परिवारों की बात करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। सीतापुर के विजेंद्र सिंह, जिनके बेटे विजय ने हाल ही में वर्दी पहनी थी। रामपुर के नसीर अहमद, जो अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी मांग रहे थे। अलवर के हेमराज मीणा, जो कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले थे। इन सभी परिवारों ने अपनों को खो दिया। उन्होंने राजनीति या चुनाव की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उनके बेटे को बचाया जा सकता था? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। कुछ तथ्य रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जांच की और अपनी चार्जशीट में माना कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की योजना महीनों पहले बनाई थी। इसका अर्थ है कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि इसमें विस्तृत तैयारी, संसाधन और नेटवर्क शामिल था। संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठे, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ पूर्व CRPF अधिकारियों ने गुमनाम रहते हुए मीडिया को बताया कि सिस्टम में समन्वय की कमी थी। इंटेलिजेंस इनपुट और जमीनी कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर था और यही अंतर 40 जवानों की जान का कारण बना। भारत की सुरक्षा व्यवस्था बेहद जटिल है। रॉ बाहरी खुफिया जानकारी जुटाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सेना के लिए काम करती है और CRPF, BSF, CISF जैसे बल इन सभी से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन इन एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय की कमी लंबे समय से एक समस्या रही है। 2008 मुंबई अटैक के बाद भी यही बात सामने आई थी, जिसके बाद NIA और नेटगार्ड जैसी संस्थाएं बनाई गईं और सुधार किए गए। फिर भी 2019 में वही चूक दोहराई गई और इसकी कीमत जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सबसे अहम मुद्दा है जब